तो देखिए लास्ट क्लास में आपको म्यूचुअल इंडक्शन तक है ना डिस्कस करा दिया गया है, तो ऑलमोस्ट है ना हम लोग ईएमआई के लास्ट में हैं। आज के क्लास में हम लोग का जो पहला डिस्कशन है दैट इज ऑल अबाउट योर एसी जनरेटर। वैसे एसी जनरेटर का एक से एक है ना डायग्राम उपलब्ध है, लेकिन जो सबसे सिंपलेस्ट है जिसके बेसिस पे हम लोगों को सारा चीज डिस्कस करना है उसको लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करें दैट इज ऑल अबाउट योर एसी जनरेटर। देखो ये एक तरह से ना थ्योरेटिकल टाइप टॉपिक है। एसी जनरेटर एक थ्योरेटिकल टाइप टॉपिक है, तो इसमें आपको है ना उसका जनरेटर का मतलब, उसका प्रिंसिपल, उसका वर्किंग, उसका कंस्ट्रक्शन, इन सबको है ना एक एक करके मेरे साथ है ना लिखना पड़ेगा, समझना चलेगा। तो एसी जनरेटर आखिर होता क्या है? देखो ये वर्ड जनरेटर जो है ना वो थोड़ा सा मिसगाइड करने लायक है। सुन के लगता है कि ये है ना कुछ जनरेट करता है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। एसी जनरेटर एक्चुअली कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्ट से जब हम लोग किसी क्वाइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, तो क्वाइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने की वजह से वहां पे एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, और सर्किट अगर क्लोज है तो उस ईएमएफ की वजह से करंट होता है। उसी करंट को हम लोग है ना देखेंगे कि कैसे ये डिराइव करके हमारे सामने अल्टरनेटिंग फॉर्म में प्रोड्यूस कर देता है। ऐसा अरेंजमेंट जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग ईएमएफ में कन्वर्ट करे, उसको हम लोग कहते हैं एसी जनरेटर। तो थोड़ा थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा। चलिए फिर स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट में लिखिए एसी जनरेटर, टॉपिक दे लीजिए, नीचे लिखिए दिस डिवाइस इज यूज्ड, this device is used to convert। सर हाँ सर वो थोड़ा सा नेट इश्यू हो गया था सर, थोड़ा सा प्रिंसिपल फिर से बता दीजिए ना सर। अभी हम सब लिखा रहे हैं सुभजीत, लिख लो ना। this device is used to convert, this device is used to convert mechanical energy into alternating current और alternating EMF। मैकेनिकल एनर्जी इनटू अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग EMF। अब लिखो प्रिंसिपल। सुनना सुभजीत, बहुत इजी है प्रिंसिपल, ईएमआई का यूज है, बस प्रिंसिपल में लिखो। वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर is based on electromagnetic induction, according to which if any coil rotated in magnetic field कॉमा के बाद आगे लिखना so that magnetic flux associated with coil changes, comma there is an induced EMF, which can produce induced current, First up, this induced current is alternating current, और induced voltage
is alternating voltage. This induced current is alternating current and this induced voltage is alternating voltage. हो गया सभी का? यस सर। ठीक, अब आगे देखो इसका कंस्ट्रक्शन। तुम्हारे पास ये मैग्नेट का अपोजिट पोल्स है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इस मैग्नेटिक पोल के बीच एक कॉइल रखा हुआ है। इस कॉइल में बहुत सारा अंदर में नंबर ऑफ टर्न्स है, बहुत सारा अंदर में नंबर ऑफ टर्न्स है, बहुत सारा। कॉइल का एक एंड बाहर निकला और ये इस रिंग से कनेक्टेड है, मेटालिक रिंग है, रिंग टाइप है। फिर दूसरा जो वायर है वो दूसरा इसको पार किया, लेकिन वो भी एक मेटालिक रिंग से ऐसे कनेक्टेड है। इन मेटालिक रिंग के साथ कांटेक्ट में ये कार्बन का ब्रश है, एक यहाँ ब्रश है और एक ब्रश यहाँ है, और इन दोनों ब्रशेस के अक्रॉस में रेजिस्टेंस है और उसको हम लोग कहते हैं लोड रेजिस्टर। एक एक टर्म को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। ये क्या है? तो ये कॉइल है, wounded over सॉफ्ट आयरन कोर। कभी कभी दिमाग में आता है कि सर आयरन के ऊपर ही लपेट के कॉइल क्यों बनाया जाता है? देखो आयरन है फेरोमैग्नेटिक, तो वो करता क्या है कि जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है उसको अंदर खींचता है, तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलप होता है। इसलिए फेरोमैग्नेटिक ही यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं। ठीक है, ये क्या है? दिस इज एक्चुअली मेटालिक रिंग। ये मेटालिक रिंग है। जब ये कॉइल घूमेगा, जब ये कॉइल घूमेगा तो ये रिंग भी घूमेगा, लेकिन हमेशा इन कार्बन ब्रशेस के साथ, ये कार्बन का ब्रशेस है, देखो ये दोनों मेटालिक रिंग है, और ये दोनों कार्बन का ब्रश है। ये कार्बन ब्रश C1 है, ये कार्बन ब्रश C2 है, ये कार्बन का ब्रशेस है। कार्बन ब्रश। अब देखो नॉर्थ से साउथ में एक बीफील्ड बना हुआ है यहाँ पर, और ये जो मेरा कॉइल है वो इस एक्सिस के अबाउट में घूम रहा है ओमेगा से। ठीक है, ये है तुम्हारा अरेंजमेंट। दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स का अपोजिट पोल्स, बीच में एक कॉइल, कॉइल के एक एंड से एक रिंग जुड़ा है, उसको पार करके दूसरा रिंग जुड़ा है। जब ये कॉइल घूमेगा तो रिंग भी घूमेगा, लेकिन हमेशा कार्बन ब्रशेस के साथ टच में बना रहेगा। टच में बने रहने की वजह से लगातार नीचे जो हमारा लोड रेजिस्टेंस में बहुत सारे स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये लोड रेजिस्टेंस क्या है? अरे यार, घर में मान लो एक एसी जनरेटर लगा हुआ है, जनरेटर आप ऑन किए, तो जब आप जनरेटर चलाइएगा तो आप घर का बल्ब, फैन, फ्रिज, एसी, डीसी सब चलाइएगा ना, जलाइएगा ना। हाँ सर। तो अब यहाँ एसी, डीसी, फ्रिज, फैन ये सब नहीं बना सकते, बोलते हैं इन सबको लोड बोलते हैं, लोड। 4 फैन चल रहा है, उसके बाद 8 फैन कर दो, 10 फैन कर दो, हम लोग बोलेंगे लोड बढ़ गया। लोड घटाना है, 2-4 को फैन ऑफ कर दो, 2-4 को लाइट ऑफ कर लो, एसी बंद कर दो, लोड घट गया। तो उन सबको यहाँ लोड रजिस्टर में बोला जाता है। तो कहीं भी लोड रजिस्टर लिखा रहे ना, तो समझ जाना कि उससे जो इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हो, उससे जो यूज में आने वाला एप्लियंस है, इलेक्ट्रिकल एप्लियंस, वो सब यहाँ लिखा रहता है। ओके, ठीक। तो ये है कंस्ट्रक्शन। अब हम देखो तुम्हारे साथ कभी कभी क्या होता है, तुम कंफ्यूज हो जाता है कि मैग्नेट का कैसा पोल ले, सीधा पोल ले कि कॉनकेव पोल ले। कभी कॉनकेव पोल वाला कोई टॉपिक पढ़े हैं?
कॉनकेव पोल जब आप पढ़ाए थे इसमें सर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो याद रखना मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में कॉनकेव पोल्स है और एसी जनरेटर में सीधा सीधा पोल्स है। यहां बना दोगे ऐसे कट जाएगा, ओके, सीधा बनाना है। एसी जनरेटर में सीधा। समझ में आ रहा सबको? हाँ सर। ठीक, यह है इसका कंस्ट्रक्शन। अब देखो इसके काम करने का तरीका कि हाउ इट वर्क्स। देखिए तुम्हारा जो कॉइल है शुरुआत में उसका एरिया वेक्टर और बी फील्ड दोनों एक ही तरफ था। याद रखिएगा इस एक्सिस के अबाउट में घूम रहा है। t=0 टाइम पे बी फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। जब ये घूम रहा है तो t टाइम के बाद थोड़ा सा ये घूम गया और घूमने की वजह से जो इसका एरिया वेक्टर है वो बी फील्ड के साथ कुछ एंगल बनाया। बिकॉज इसके रोटेट करने का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ओमेगा से ये घूम रहा है, ये कॉइल जो है वो ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा से घूम रहा है। तो तुम सोच पा रहे हो कि थीटा ओमेगा और टी में क्या रिलेशन है? ओमेगा इंटू टी होगा सर। हाँ, जो थीटा है वो ओमेगा इंटू टी होगा, बिल्कुल से। अब अगर हम t इक्वल्स टू टी टाइम पे एट एनी इंस्टेंट लाइक t इक्वल्स टू टी, अगर हम आपसे फ्लक्स पूछें तो बी एन ए कॉस थीटा होगा। बी फील्ड एरिया कॉस ऑफ एंगल बिटवीन बी फील्ड एंड एरिया इनटू नंबर ऑफ टर्न्स। बोलो समझ में आया? आवाज नहीं आई? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ये वाला समझे क्या लिखे हैं? बी एन ए कॉस थीटा। अरे हाँ नहीं बोलेगा ना बोल दे यार, पढ़ा देंगे फिर से। देखो फ्लक्स होता है बी फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा, ये पढ़े हो ना? हाँ सर, थीटा का जगह ओमेगा टी आ जाए। तो फ्लक्स के जगह पे बी फील्ड इंटू एरिया और साथ में कॉस थीटा की जगह ओमेगा टी लिख सकते हैं। अब इफ कॉइल हैव n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर कॉइल के पास n नंबर ऑफ टर्न्स है तो फ्लक्स में n आ जाएगा बी एन ए कॉस ओमेगा टी। क्लियर है? अब हाँ सर। देखो ये तुम्हारा फ्लक्स आ गया कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है वो है बी एन ए कॉस ओमेगा टी। फ्लक्स समय का फंक्शन है, समय का फ्लक्स है। फ्लक्स जैसे जैसे ये कॉइल घूमेगा वैसे वैसे फ्लक्स बदलेगा। फ्लक्स टाइम का फंक्शन है। सो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है हम लोग पढ़ रखे हैं डी फाई बाई डी टी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स के जगह पे बी एन ए कॉस ओमेगा टी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू हो गया बी एन ए sin ओमेगा टी डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। हाँ वेरी गुड। आप लिख सकते हो माइनस बी एन ए कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी और फिर से एक ओमेगा आएगा। यस सर। तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू हो गया, दोनों माइनस कैंसिल, बी एन ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये है तुम्हारे इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू, जिसमें जो पहला वाला है बी एन ए ओमेगा
तुम अगर बी एन ए ओमेगा को हटाओगे तो तुम अगर चाहो तो वहां पे ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू भी लिख सकते हो। ई नॉट साइन ओमेगा टी, जिसमें आपका ई नॉट स्टैंड करता है बी एन ए ओमेगा, कहने का मतलब मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, ये है तुम्हारा ईएमएफ इंड्यूस्ड, जो साइन का फंक्शन है, साइन का टाइम के साथ साइन का फंक्शन है। अगर आप करंट लिखना चाहते तो क्या हम लोग इस करंट के लिए ईएमएफ में आर से डिवाइड कर दें? ईएमएफ है बी एन ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, इसमें एक आर से डिवाइड करो, बी एन ए ओमेगा बाई आर, बी एन ए ओमेगा बाई आर, सो आई विल बी इक्वल्स टू बी एन ए ओमेगा बाई आर, इसको आई नॉट लिखो, साइन ओमेगा टी, where I naught is Bn A omega by R, which is called current maximum. ये मैक्सिमम करंट का वैल्यू। रुकिए, यहां डेरिवेशन वाला काम खत्म हो गया, जो इसका एप्लीकेशन वर्किंग थ्योरी था वो आपके सामने। जो आपके पास ईएमएफ प्रोड्यूस करके ये अरेंजमेंट दिया है, वो ईएमएफ एक्चुअली सिनुसॉइडल फंक्शन है। सिनुसॉइडल किसको कहते हैं? जो या तो साइन या कोसाइन का फंक्शन हो। तो तुम देखो यहाँ साइन है, साइन का फंक्शन है टाइम के साथ। ऐसा पर्टिकुलर ईएमएफ जो साइन का फंक्शन हो टाइम के साथ या कोसाइन का फंक्शन हो टाइम के साथ, उसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अल्टरनेटिंग ईएमएफ, उसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ऐसा करंट जो साइन या कोसाइन का फंक्शन हो, साइन का फंक्शन या कोसाइन का फंक्शन टाइम के साथ, उसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, उसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो कभी भी जो अरेंजमेंट आपके सामने दिया गया है वो इस तरह से बनाया गया है कि उससे जो ईएमएफ या करंट प्रोड्यूस होगा वो सिनुसॉइडल फंक्शन होगा टाइम का। सो इट इज अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट, एंड दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड एसी जनरेटर। जबकि ये जनरेट नहीं करता, ये केवल मैकेनिकल एनर्जी, घूमने में जो हम लोग एनर्जी दे रहे हैं उसी को अल्टरनेटिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ पे इस ग्राफ को देखो, ये ग्राफ तुमको फाइनल है ना, सब कुछ एक साथ कलेक्ट करके खत्म कराएगा। तीन चीज को आप एक दूसरे के साथ रिलेट किए। सबसे पहले फ्लक्स आप निकाले, फ्लक्स था कॉस का फंक्शन, मतलब कॉस की तरह इसका ग्राफ चलेगा। ईएमएफ आप निकाले साइन का फंक्शन, तो साइन की तरह इसका ग्राफ चला। करंट भी है आपका साइन का फंक्शन, लाइक दैट। क्लियर है? सो इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट आर sinusoidal function of time. That's why EMF is called alternating EMF, current is called alternating current. कहीं किसी को डाउट समझने में? यही था एसी जनरेटर। देखो अच्छे से। नो सर। ये है इसका कंस्ट्रक्शन, अच्छे से देख लीजिए। 1 मिनट इस पे ध्यान लगा दीजिए, 1 मिनट अगले स्लाइड पे खत्म हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, कहीं डाउट हो पूछ लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड को भी देख लीजिए, उसमें भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क। देख लो अच्छे से, यही इंड है। सॉरी, चलो ठीक है। हाँ सर, हो गया। ठीक,
तो एसी जनरेटर का मतलब ये होता है। सब छोटा छोटा सेक्शन जो बचा है उसको आज खत्म कर दे। देखो अगला जो तुमको हम दिखाने जा रहे हैं दैट इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट। एक फिर से थ्योरेटिकल सेक्शन है, नाम है एडी करंट। देखिएगा, समझिएगा। मान लीजिए ये हमारे पास एक रीजन है जिसमें कुछ इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। इस एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड में आपके पास एक कॉइल है, उस कॉइल को आप अंदर ले आ रहे हैं, खींच रहे हैं अंदर। ये कॉइल है। बताओ जरा कॉइल में इंड्यूस्ड करंट होगा या नहीं? अगर होगा तो किस डायरेक्शन में होगा? सर होगा। कैसे होगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड। जो भी आपका करंट होगा, हाँ, जो भी आपका करंट होगा क्या इस तरह से वायर जहां है वहां एग्जिस्ट करेगा? दिस इज इंड्यूस्ड करंट। हाँ सर। अच्छा एक चीज पूछते हैं, बीच में खाली जगह है, क्या बीच में करंट होगा? अरे भाई जहां वायर है वही करंट होगा ना, जहां वायर है वही करंट होगा ना। हाँ सर। अब हम आपके सामने क्या बोल रहे हैं कि आपको हम एक मेटालिक प्लेट दे दिए। ये एक मेटालिक प्लेट है, मेटालिक प्लेट। ये पूरा अंदर में ऐसे भरा हुआ है, याद रखना ये पूरा भरा हुआ है ऐसे। और इसको आप अंदर खींच रहे हो, अंदर खींच के ला रहे हो। बोलो इसमें इंड्यूस्ड करंट होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा। डायरेक्शन कैसे होगा जी? एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या इस पूरे पेरिफेरी पे होगा या अंदर भी हो सकता है? सर अंदर भी होगा। अंदर भी हो सकता है। जहां जहां मीडियम है हर जगह हो सकता है, हर जगह हो सकता है। बोलो सही है? कभी भी अगर किसी मेटालिक सरफेस से, कॉइल का बात नहीं कर रहे, मेटालिक सरफेस का बात, कभी भी अगर किसी मेटालिक सरफेस से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया जाए तो पूरे मेटालिक सरफेस में एक इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो जाता है, पूरे सरफेस में। और जो इंड्यूस्ड करंट डेवलप होता है ना, वो हर एक करंट अपना अपना सर्कल कंप्लीट करता है। क्या बोल रहे हैं हम? ये बोल रहे हैं कि यहां जो तुमको करंट दिखाई दे रहा है ना, हर एक करंट अपना सर्कल कंप्लीट कर रहा है। हर एक करंट अपना सर्कल कंप्लीट कर रहा है। हर एक करंट अपना सर्कल कंप्लीट कर रहा है। बहुत कोई क्या करता है, हड़बड़ी में उसको स्पाइरल फॉर्म में बना देता है। ये 100% गलत है। ओके, दिस टाइप ऑफ सर्कुलेटिंग, this type of circulating, not spiral, spiral एकदम मत बनाना, कट जाएगा। हर एक को लूप 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 कंप्लीट करो। this type of circulating induced current throughout the metallic surface area of any body is called eddy current। इसी को हम लोग eddy current कहते हैं। eddy current is nothing else but simply a induced current। eddy current कुछ और थोड़ी ना, वो induced current है। लेकिन इस बार मेटालिक सरफेस से हम लोग जब फ्लक्स को बदल रहे थे तो पूरे सरफेस में करंट जो आ गया, सब सर्कल, सब करंट आ गया, उसको हम लोग कहते हैं एडी करंट। कहीं किसी को समझने में दिक्कत? सबको क्लियर हुआ? समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, ऐसे करंट को हम लोग कहते हैं एडी करंट। वेरी गुड। तो थोड़ा लिखना पड़ेगा आप लोगों को। ये फिगर वगर बनाने का जगह छोड़ दीजिए, हम 2-3 कैरेक्टर इसका लिखा देते हैं, सुन लो। लिखो जरा। लिखो, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स
when magnetic flux associated with any coil, magnetic flux associated with any metallic surface, magnetic flux associated with any metallic surface changes, comma, there is a circulating induced current, developed throughout metallic surface of body, full stop. This circulating induced current on metallic surface, is called eddy current, उसको हम लोग एडी करंट कहते हैं। हो गया सभी का? ठीक, अब सुनो, तुमको थोड़ा बुक का भी सहारा लेना पड़ेगा। आप सुनिए, इसमें स्कूल में एक क्वेश्चन आता है, राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एडी करंट एंड हाउ इट कैन बी मिनिमाइज। हम आपको थोड़ा इसका रोल बता देते हैं। एडी करंट का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, कारण है कि यार कितना तुम लूप बनाओगे उसको गिन तो सकते नहीं हो, सही बोल रहे हैं? तो पूरे सरफेस में एडी करंट डेवलप है, तो एडी करंट का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से एडी करंट के कारण एनर्जी का लॉस, हीट का लॉस बहुत ज्यादा होता है। अब एनर्जी का लॉस ज्यादा होता है तो कभी हम लोग इसको एडवांटेज की तरह भी यूज करते हैं और कभी हम लोग डिसएडवांटेज का भी इसका होता है। एडवांटेज में हम एक दो आपको ऐसे ही बता देते हैं, बुक देख के अच्छे से लिख लीजिएगा। देखिए, जितना भी हाई स्पीड ट्रेन है उसका इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। होता क्या है, जो हाई स्पीड ट्रेन का जब ब्रेकिंग सिस्टम ऑन करना पड़ता है तो उसमें हम लोग करते क्या है कि उसके मेटालिक प्लेट्स लगा रहता है, उसमें है ना बी फील्ड अप्लाई हो जाता है, तो पूरा का पूरा मेटालिक सरफेस में एनर्जी का लॉस होने लगता है एडी करंट के डेवलप होने की वजह से। जब ये एडी करंट डेवलप होता है, एनर्जी का लॉस होता है, तो आखिर ये एनर्जी का लॉस किसका एनर्जी का लॉस है? तो जो ट्रेन का काइनेटिक एनर्जी है वही हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है, समझे? और धीरे धीरे ट्रेन का स्पीड, हाँ समझ गए थे, धीरे धीरे ट्रेन का स्पीड कम होता है, उसको जहां रुकना है रुकता है। देखो, मैकेनिकल ब्रेक जो है ना, उसमें दिक्कत ये है कि पूरा गाड़ी पीछे से हाई स्पीड होने की वजह से पूरा पीछे से उठ के आगे आ जाए, समझा? तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज किया जाता है, इस तरह से यूज किया जाता है। दूसरा, मान लो किसी गैल्वेनोमीटर से आप करंट को पास कर दिए, आपको गैल्वेनोमीटर का रीडिंग लेना है। अब उसका सुई क्या करेगा ना, हिलते रहेगा। जब तक ये सुई रुकेगा नहीं तब तक रीडिंग किसका लोगे? तो उसमें समय लग जाएगा। अब देखो, जब देगा सब एक्सपेरिमेंटर को, अरे भाई इसमें तो फालतू का टाइम वेस्ट होता है, सुई हिल रहा है, जब तक रुकेगा नहीं तब तक रीडिंग कैसे लेंगे? तो लोग क्या किया, वहां पे एक छोटा सा फॉइल लगा दिया जिसमें एडी करंट डेवलप होता है। जैसे ही है ना वो हिलता है, एडी करंट डेवलप हो जाता है, तो सुई का जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक या दो बार में लॉस हो जाता है, सुई रुक जाता है। तुम लोग स्कूल में एक्सपेरिमेंट किए होंगे तो देखना, सुई बहुत देर तक नहीं हिलता है, वो एक या दो बार हिल के रुक जाता है। उसको बनाया इस तरह से गया है कि वो जैसे ही हिलना स्टार्ट करता है, एडी करंट डेवलप हो जाता है और तुरंत है ना वहां एनर्जी का लॉस हो जाएगा, वो तुरंत रुक जाएगा, 2 सेकंड में रुक जाता है। ठीक है,
तो आपका रीडिंग हो जाता है तुरंत, और आपके हर बार एक्सपेरिमेंट में जो फालतू टाइम जाने वाले था सुई के मोशन की वजह से वो बच जाता है। तो ये सब एडवांटेज। तो सर डिसएडवांटेज क्या है? अरे तुम चाहो या नहीं चाहो, मेटालिक सरफेस अगर है तो एडी करंट डेवलप होगा और एनर्जी का लॉस होगा। तो तुम चाहेगा नहीं भी तो भी एनर्जी का लॉस होगा। इस वजह से बहुत जगह बेकार का एनर्जी हमारा नुकसान हो जाता है। तो दैट इज द डिसएडवांटेज। फिर आपसे पूछा जाता है हाउ इट कैन बी मिनिमाइज, कैसे आप इसको घटा सकते हैं? तो एक तरीका, कभी तुम लोग घर का ट्रांसफार्मर खोल के देखा है? नहीं सर ई शेप कॉइल। हाँ बिल्कुल सही बोला। वहां पे तुम देखना ई शेप का इस तरह से कॉइल होता है। क्या कारण है उसको ई शेप में बनाया जाता है? कारण है कि आप बीच बीच से मेटालिक सरफेस को काट के निकाल दिया गया। जितना कम सरफेस रहेगा उतना कम एडी करेंट। और अब अगर कोई करंट इसमें बना भी तो उसको सबसे लंबा पाथ फॉलो करना पड़ेगा। अरे भाई लूप तो बनाएगा ना, तो उसको सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, करंट कम। बोलो सही है? यस सर। तो ये सब तरीका है। फिर से एक चीज और, अगर तुम घर में देखे हो, जो लोग खोला है देखा है, हर ई शेप को है ना एक दूसरे के साथ चिपकाया जाता है, बीच में लैमिनेशन डाला जाता है, देखे हो? ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब आप ई को चिपका के इतना मोटा करें तो ऊपर में कोई एडी करंट ना बन जाए। तो एडी करंट को मिनिमाइज करना, एडी करंट का एडवांटेज की तरह यूज करना, एडी करंट से डिसएडवांटेज सब आपको लिखना पड़ेगा। स्कूल में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो एक क्वेश्चन लिख लो फटाक से, बुक से बना लेना। क्वेश्चन लिखो, व्हाट आर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एडी करंट? What are advantage and disadvantage of eddy current, and how it can be minimized? And how it can be minimized? How it can be minimized? समझ में आया? सर बोलो। सर एडी करंट पूरा मेटालिक प्लेट में सेम रहेगा हर जगह? हाँ वो तो इंड्यूस्ड है। अगर आपका फ्लक्स का चेंज सेम है, एरिया तो देख ही रहे हो सब कुछ आपका, तो सब जगह सेम है। पर लूप तो अलग अलग बनाएगा ना सर? तुम क्या बोल रहे हो? मतलब एडी करंट इस जगह सेम है या फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ? हम बोल रहे कि पूरा मेटालिक प्लेट में सर हर जगह पे एडी करंट सेम रहेगा, क्योंकि सर आप बोले कि बहुत सारा लूप बनाएगा ना सर? हाँ, एक लूप में जो एडी करंट है वो सेम है, फिर दूसरे लूप में अलग है, अगले लूप में, क्योंकि हर बार एरिया बदल रहा है ना उसके अंदर का। सबसे बड़ा एरिया, उससे कम एरिया, कम एरिया, कम एरिया, कम एरिया। तो जितना नीचे जाओगे उतना एरिया कम होगा। उसके बेसिस पे आप अभी देखो, जैसे आई का वैल्यू अभी आप थोड़ी देर पहले निकाले थे, बी एन ए ओमेगा बाई आर, समझ रहा? एरिया ऊपर था, तो एरिया अगर कम है तो आई का वैल्यू भी कम है। ये सर वही पूछ रहे थे, समझ गए। किसी को कोई डाउट? थ्योरी वाला क्वेश्चन आप खुद से बुक से देख के लिख लीजिएगा, वैसे हम आपको वर्बली बता चुके हैं, अगर खुद से लिखना होगा मैनेज करके लिख लेना। ओके हाँ सर। ठीक, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो सेक्शन इसमें हम ऐड करने, अच्छा आपसे पूछ लेते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोग कर रखे हैं ना? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कर लिए यार, बोलो यार। ये लोग तो है ना अपने भी कंफ्यूज रहेगा, हमको। ये देखो यार, देखा? हाँ सर, यस सर, यस सर। चलो आगे बढ़े। नाउ वी हैव
LR circuit with DC source मतलब बैटरी, LR सर्किट विद DC सोर्स। अब देखिए इस टॉपिक के बारे में सुनिएगा, ये स्कूल के सिलेबस में नहीं है। LR सर्किट AC में जो आएगा, अगले चैप्टर में जो आएगा वो आपके स्कूल सिलेबस में है, लेकिन LR सर्किट जो DC में है वो आपके स्कूल सिलेबस में नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? यस सर। तो हम लोग इसको है ना बिना डेरिवेशन के दो पार्ट में पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट हम लोग के पास ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट। तुम्हारे पास एक रजिस्टर है, एक इंडक्टर है, और आपको किसी सेल से जोड़ देना है। जब आप सेल का की क्लोज कीजिएगा क्या होगा, सोचिए। जब आप की को क्लोज कीजिएगा तो धीरे धीरे सर्किट में करंट बढ़ेगा। शुरुआत में जब करंट चेंज करेगा, मेरा जो इंडक्टर है वो उसको अपोज करेगा। बोलो सही जा रहे हैं? जैसे ही आप की को क्लोज किए, इस सर्किट में एक करंट था और वो करंट है ना इंक्रीज करना स्टार्ट किया। जब करंट इंक्रीज करेगा तो हमारे उस इंडक्टर के अंदर एक ईएमएफ डेवलप होगा। सोच के बताओ इंडक्टर का ईएमएफ किधर, पॉजिटिव पोलैरिटी, लेफ्ट या राइट? राइट। ना ना ना, करंट इधर से जा रहा, रोकेगा, प्लस होगा लेफ्ट की तरफ। बोलो सही है? हाँ सर। इंडक्टर का काम क्या है? चेंज इन करंट को अपोज करना। अगर करंट बढ़ रहा तो घटाने के लिए उधर प्लस देगा ताकि करंट का वैल्यू घटे। अब समझना अच्छे से, t इक्वल्स टू 0 टाइम पे सर्किट में करंट था 0, और t इक्वल्स टू इनफाइनाइट टाइम पे सर्किट में करंट हो जाएगा मैक्सिमम, जिसका वैल्यू होता है E/R। तो आखिर t इक्वल्स टू t टाइम पे किसी इंस्टेंट पे सर्किट में करंट कितना होगा? अगर आप इसका पूरा डेरिवेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लूप रूल, यहाँ पे एक लूप रूल लगा दो, फिर वहां से करंट का इक्वेशन डिराइव कर दो। बस यही छोटा सा फंडा है, लूप रूल लगा दो, करंट का इक्वेशन डिराइव कर दो। दैट इक्वेशन कम्स टू बी I नॉट 1 माइनस e पे पावर t बाई टॉ। बिल्कुल वैसा ही जैसा चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट में पढ़े थे। चार्जिंग आरसी सर्किट में चार्ज का इक्वेशन याद है? चार्जिंग आरसी सर्किट, इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैपेसिटर, करंट। आवाज आ रही है? हाँ सर। तो करंट का इक्वेशन बिल्कुल चार्ज के इक्वेशन की तरह है, Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस e पे पावर माइनस t बाई टॉ। वहां था चार्जिंग आरसी सर्किट, यहाँ पे है ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट। इसमें जो आपके I नॉट का वैल्यू है वो E/R होता है, और जो टॉ दिखाई दे रहा है वो L/R होता है। इसको आप कहते हैं टाइम कांस्टेंट। हाँ सर। टाइम कांस्टेंट। आपको क्या करना है, बोर्ड पे इतना सारा चीज लिखा जा रहा है, आपको इस चीज को एकदम दिमाग में बैठा लेना। अगर आप न्यूमेरिकल बनाना चाहते हैं LR सर्किट का, तो करंट एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल्स टू I नॉट 1 माइनस e पे पावर माइनस t बाई टॉ। I नॉट है E/R और टॉ है L/R। टॉ L/R है, टाइम कांस्टेंट है। अगर आप टॉ का डायमेंशन पूछेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन का फेमस क्वेश्चन है, L/R का डायमेंशन पूछेंगे तो याद रखना ये होता है m0 L0 t। जैसे टाइम का डायमेंशन होता है वैसा टॉ का डायमेंशन। ठीक है, चलिए आ गया करंट। अब जरा यहाँ पे देखना, 0 टाइम में 0 करंट था, इनफाइनाइट टाइम लग गया करंट को मैक्सिमम होने में।
और बीच में जो करंट है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, टाइम के साथ इंक्रीजिंग, बढ़ रहा, 0 से मैक्सिमम। इन सबको अगर आप ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो करंट और टाइम के बीच का ग्राफ कुछ ऐसा चलता है। ये है हमारे पास मैक्सिमम करंट I0, जहां तक पहुंचने में उसको इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा। वैसे तो अगर बात करो ना, तो जैसे ही तुम की को क्लोज करोगे 1 सेकंड से भी कम समय में लगभग 90% का करंट है ना बढ़ जाता है, 90% से ऊपर करंट बढ़ जाता है 1 सेकंड से भी कम समय में। अब जो बचा हुआ 10% है, 5% है, 1% है, उसी को कंप्लीट होने में उसको इनफाइनाइट टाइम लग जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। ये था करंट। करंट का वैल्यू आ गया, सबको दिमाग में एक बात सेट कर लो कि करंट तुमको इस इक्वेशन से निकालना है, I = I0 1 - e - t/τ किसी भी इंस्टेंट पे। एक बार करंट आ गया तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, रजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या रजिस्टर के अक्रॉस के पोटेंशियल डिफरेंस के लिए I को बस R से मल्टीप्लाई कर दें, ये वाला? यस सर। कोई न्यूमेरिकल होगा जिसमें पूछा जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, सॉरी इंडक्टर अक्रॉस इंडक्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछा जाए, तो क्या इंडक्टर के अक्रॉस के पोटेंशियल डिफरेंस के लिए स्मॉल ई निकाल दोगे? हाँ सर। स्मॉल ई कैसे निकालोगे? तो L को di/dt से मल्टीप्लाई कर देना। सर क्या बोल रहे हैं सर? देख भाई, I का इक्वेशन तुम्हारे पास है, तुम पहले उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, फिर L से मल्टीप्लाई कर दो, ये E आ जाएगा। E मतलब इंडक्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस। कोई अगर तुमसे बोले कि बताओ जी पावर डिसिपेटेड कितना है रजिस्टर में, हीट के फॉर्म में एनर्जी का लॉस होता है ना, तो I²R, I यहां से मिलेगा। कोई अगर तुमसे बोल दे कितना एनर्जी बीफील्ड के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, देन फॉर्मूला इज ½ Li², फिर से I यहां से मिलेगा। बस बात यही है कि I का ये इक्वेशन है। कोई भी अगर ग्रोइंग LR सर्किट है जिसमें करंट का वैल्यू 0 से बढ़ के मैक्सिमम हो रहा है, तो किसी भी इंस्टेंट पे करंट का इक्वेशन आपके सामने, अच्छे से देख लीजिए, कहीं कोई डाउट है पूछ लीजिए, क्योंकि अगला हम लोग जो डिस्कस करेंगे उसमें होगा डीके ऑफ करंट इन LR सर्किट, करंट का वैल्यू घटेगा। आप देख लीजिए, कहीं डाउट है पूछ लीजिए। सब कोई देख लीजिए अच्छे से, कोई डाउट है पूछ लो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। समझ गए सर। चलो ठीक है फिर। अब अगला इसी से रिलेटेड देखो, दूसरा डीके ऑफ करंट इन LR सर्किट। मान लीजिए प्रीवियस केस यूज किया आप, कुछ समय के बाद करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पे रीच कर गया। अब आप बैटरी को हटा दीजिए और इंडक्टर को रजिस्टर के साथ जोड़ दीजिए। जब आप बैटरी को हटा देते हैं और इंडक्टर को रजिस्टर के साथ जोड़ देते हैं, इंडक्टर में जो करंट था वो समय के साथ घटना स्टार्ट करता है। इंडक्टर में जो करंट था वो समय के साथ घटना स्टार्ट करता है। अब बताओ तो इंडक्टर किस तरह से ईएमएफ डेवलप करेगा? इंडक्टर इस तरह से ईएमएफ डेवलप करेगा जो करंट को घटने से रोके। बोलो सही है? हाँ सर। प्लस होगा राइट की तरफ। आप यहाँ पे ये देखें कि t = 0 टाइम पे आपका करंट इस बार मैक्सिमम था, और इस बार जब इनफाइनाइट टाइम होगा तब जाके करंट का वैल्यू पूरी तरह से 0 होगा।
तो किसी इंस्टेंट पे फिर करंट क्या होगा? किसी इंस्टेंट पे करंट होगा आई नॉट ई पे पावर टी बाई टॉ। किसी इंस्टेंट पे करंट ये होगा I इज इक्वल्स टू आई नॉट ई पे पावर माइनस टी बाई टॉ। पिछले केस में था 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी बाई टॉ। या ये अगर आप इसका ग्राफिकल एनालिसिस करें तो टाइम जब 0 था तो करंट मैक्सिमम था आई नॉट। जैसे जैसे समय बढ़ा ये बढ़ा, लेकिन आगे जाके है ना ये वैल्यू घटने लगा और इनफाइनाइट टाइम के बाद इसका वैल्यू रिड्यूस करते हुए 0 होगा। क्या तुमको ये बात समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ? हाँ सर। यस सर। इस केस में भी आपसे पूछा जा सकता है कि रेजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। बस करंट इस केस का ले लेना, R से मल्टीप्लाई। इस केस में भी इंडक्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है। E निकाल दीजिए, L टाइम्स ऑफ di बाई dt कर दीजिए। बोलिए सही बनाए हैं? एक साइन हम छोड़े हैं, नहीं छोटा सा साइन छोड़े, बिकॉज करंट घट रहा है ना तो डिफरेंशियल टर्म में यहाँ माइनस होगा। बोलो ठीक है? यस सर, यस सर। अगर हम बोले कि पावर डिसिपेटेड बता दो, कितने पावर का लॉस हुआ, तो लगा दीजिए भाई I स्क्वायर R। और अगर हम बोले कि एनर्जी कितना स्टोर हुआ बी फील्ड के फॉर्म में, तो लिख दो हाफ Li स्क्वायर। करेक्ट ना? यस सर। सब कुछ इस बात पे निर्भर करता है कि आपको समय पे ये इक्वेशन याद है कि नहीं। सोच के बताओ, आई नॉट किसको स्टैंड कर रहा है? ई बाई आर को सर। ई बाई आर को। और टॉ किसको स्टैंड कर रहा है? सर टाइम कांस्टेंट एल बाई आर। टाइम कांस्टेंट एल बाई आर। बस आपको वैल्यू पुट करना है। आपको डीके ऑफ करंट का इक्वेशन सामने है। जिस इंस्टेंट पे बात किया जाए, बोला जाए 0.1 सेकंड के बाद बताओ, तो भाई 0.1 सेकंड लिख लो, टॉ का वैल्यू निकाल लो एल बाई आर से, उसको पुट कर दो, आई नॉट का वैल्यू निकाल लो ई बाई आर से, उसको पुट कर दो, सॉल्व करो आंसर। ठीक है? तो इस तरीके से न्यूमेरिकल को क्राफ्ट करना है, सोचना है। ये था ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। कहीं किसी को डाउट? नो सर। चलिए अब हम आपको थोड़ा और आगे लिए चलते हैं। इसका एक और टॉपिक है, लगभग लास्ट सेक्शन, ध्यान से देखना। हम लोग देख रहे हैं एलसीआर सर्किट। आप लोग पढ़े हैं ना एलसीआर सर्किट स्कूल में? याद रखिए, स्कूल में जो एलसीआर सर्किट आप पढ़े हैं वो एसी का एलसीआर सर्किट है, डीसी का नहीं। हम अभी आपको डीसी के बारे में बता रहे हैं। एलसीआर सर्किट विथ डीसी सोर्स। डीसी सोर्स कहने का मतलब बैटरी। बैटरी रहेगा भाई। अगर कभी भी एल सी और आर डीसी के साथ रहा तो तुमको दो इंस्टेंट को दिमाग में रखना है, कब किसको लेना है किसको छोड़ना है। बहुत ध्यान से, दो इंस्टेंट पे काम होता है, कब किसको लेना है कब किसको छोड़ना है। पहला इंस्टेंट होता है जस्ट आफ्टर की इज क्लोज्ड। तुमको बोला जाएगा देखो हमारे पास एल सी और आर मतलब इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर सब सर्किट में मौजूद है। जस्ट आफ्टर की इज क्लोज्ड, जस्ट आफ्टर की इज क्लोज्ड, ये वैल्यू निकालो, वो वैल्यू निकालो, करंट निकालो, पोटेंशियल निकालो, समथिंग समथिंग समथिंग। उसका एक ही थीम होता है, एक ही थीम होता है, बहुत छोटा थीम, उसको समझो। जस्ट आफ्टर की इज क्लोज्ड, याद रखना कैपेसिटर acts like conducting wire। कैपेसिटर को हटा के वायर बना लो। ऑफर्स जीरो रेजिस्टेंस, वो कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता। जहां कैपेसिटर है उसको हटा के वहां कंडक्टिंग वायर बना लीजिए। अब इंडक्टर के बारे में सुनिए। इंडक्टर acts like broken wire, टूटा हुआ वायर, offers infinite resistance।
जिस ब्रांच में इंडक्टर है उधर से कोई करंट नहीं जाएगा, उधर से कोई करंट नहीं जाएगा, उधर से कोई करंट नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ब्रोकन वायर की तरह काम करता है, टूटा हुआ वायर। अरे यार टूटा हुआ वायर है तो करंट जाएगा कैसे? हाँ सर। और कंडक्टर सॉरी कैपेसिटर जो वो कंडक्टिंग वायर की तरह काम करेगा। मतलब भूल जाओ कि वहां कुछ है, तुम लगा दो कंडक्टिंग वायर बना लो। ये है जस्ट आफ्टर की इज क्लोज्ड। और दूसरा पॉइंट होता है आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट। ऐसे केस में कहानी पलट जाता है। इंडक्टर acts like conducting wire, offers zero resistance, and capacitor acts like broken wire, offers infinite resistance। इस बार जब आप लॉन्ग टाइम के बाद बात करेंगे, स्टेडी स्टेट रीच करने के बाद बात करेंगे, तो याद रखिएगा कि इंडक्टर जो है वो कंडक्टिंग वायर है, कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं। लेकिन कैपेसिटर इस बार ऑफर करेगा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, और वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके थ्रू करंट पास करे। ये है लाइन। आपको हम एक एग्जांपल दिखाते हैं जो इस चीज को और ज्यादा अच्छे से क्लियर कर देगा। मान लीजिए आपके पास ये एक बैटरी है, एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है इंडक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, और ये एक रजिस्टर है कैपेसिटर के साथ जुड़ा हुआ है। इसको आप R1 मान लो, इसको आप R2 मान लो, इसको आप R3 मान लो। हमसे की छूट गया, चलो हम की यही बना देते हैं। रुक जाओ यार, बनाते हैं। यहाँ पे की, ये E, ये L है, ये C। अगर हम तुमसे बोले कि जस्ट आफ्टर की इज क्लोज्ड, यहां से हम दो ब्रांच निकालते। पहला, जस्ट आफ्टर की इज क्लोज्ड, सर्किट देखो कैसे बनेगा। बोलो तो जस्ट आफ्टर की इज क्लोज सर्किट में करंट का वैल्यू क्या होगा? क्या तुमको पता चला इंडक्टर की जगह पे ब्रोकन सर्किट है? हाँ। क्या बोले? जीरो। क्यों जीरो होगा भाई? इधर से करंट जीरो होगा, लेकिन इधर से तो करंट फ्लो करेगा ना। ये सर R3 से तो पास करेगा। तो मान लेना कि इधर से कोई करंट नहीं गया, सारा करंट इधर से गया। तो जो तुम करंट लिखोगे क्या वो E बाई रेजिस्टेंस 1 प्लस रेजिस्टेंस 3 होगा? हाँ सर। और अगर तुम आफ्टर स्टेडी स्टेट बात करते हो, स्टेडी स्टेट, तो देखो क्या होगा। ये रहा बैटरी, इस बार ये एक कंडक्टिंग वायर है सर E बाय R1, और ये वाला ब्रोकन सर्किट है। मतलब R1 और R2 से करंट फ्लो करेगा, R3 इस बार यूजलेस है। जो भी करंट होगा वो इधर से जाएगा और इधर से ही घूम जाएगा, उधर नहीं जाएगा। तो इस बार जो आप I लिखोगे वो लिखोगे E बाई R1 प्लस R2। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? आपको क्या पढ़ाया गया? हाँ सर। यस सर।
तो ऐसे चीजों को सोचना है, समझना है। दिस इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये था तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सारा सेक्शन खत्म हो गया। आपको जो बुक बनाना है, जैसे आप अभी तक क्वेश्चंस कंटिन्यू कर रहे थे, उसको जल्दी से जल्दी खत्म कीजिए। क्या आज के क्लास में अभी कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि चैप्टर खत्म हो गया। ये सब ठीक है? हाँ सर। एक बार इसको घर में अच्छे से रीड कर लेना, उसके बाद न्यूमेरिकल्स बनाना। अगले दिन से स्टार्ट करेंगे अल्टरनेटिंग करंट, नेक्स्ट डे से एसी अल्टरनेटिंग करंट। ओके यस सर। चलो ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट डे से आगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।